नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और इंडिया हेड में आपका स्वागत है। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। वे खबर जो दिन भर सुर्खियों में रही, जिन खबरों पर देश की नजर रही। अपने स्पेशल सेगमेंट की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल में नर्सिंग घोटाले के विरोध में हुए एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन और उस पर मचे सियासी घमासान की। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की एसआई रिपोर्ट की, जो आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दाखिल की गई है। आपको बताएंगे कि क्या कुछ है खास इस 2000 पन्नों की रिपोर्ट में। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट के विस्तार और विभागों में बदलाव की, और आखिर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आए जल प्रलय की। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और किस तरह इस योगी सरकार हालातों पर काबू पाने में लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चर्चित नर्सिंग घोटाले और शिक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर आज भोपाल में एनएसयूआई ने जंगी प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में सीएम हाउस के घेराव के दौरान जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाए, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर है कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था और अब कांग्रेस नर्सिंग घोटाले में न्याय के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। और इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी ऋषिका समैया जुड़ी हुई है। ऋषिका, क्या कुछ रहा जिस तरह से कांग्रेस लगातार संसद से लेकर लगातार सड़क तक जो ये प्रदर्शन कर रही है, जो लड़ाई लड़ रही है, इसकी जो तस्वीरें थी सुबह से जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ अपडेट रहा इसमें ऋषिका? बिल्कुल राघवेंद्र, जो एनएसयूआई है उसका जो प्रदर्शन हुआ नर्सिंग मामले को लेकर, एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष परसों ने पीसी के माध्यम से जानकारी दी थी कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आज जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो मध्य प्रदेश में तमाम जिलों से नेता जो है प्रदर्शन के लिए राजधानी भोपाल में इकट्ठे हुए थे। कई छात्र कई जिलों से इकट्ठे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए थे और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन में कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है, जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह आदि तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए और कई संख्या में छात्र शामिल हुए इस प्रदर्शन में। लेकिन जब प्रदर्शन किया तो जो एनएसयूआई का प्रदर्शन है वो लगभग 20 मिनट तक ही चल पाया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर से उन्होंने ये प्रदर्शन चालू किया था और पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो तमाम बड़े नेताओं के साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और जो छात्र हैं उस प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो कुछ थोड़ी ही देर बाद थोड़ी रेड क्रॉस चौराहे तक पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की थी। इस सिक्योरिटी व्यवस्था के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो उनके पुलिस ने बल का प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। उसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और नहीं रुके तो आगे वाटर कैनन चलाकर काफी देर तक पुलिस प्रशासन, पुलिस बल और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में जंग चलती रही। अंततः पुलिस प्रशासन को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आंसू गैस के गोले छोड़ के उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे उनको खदेड़ा, जिसके बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो वहीं पर थम गया, वहीं पर रुक गया। तो लगभग 20 मिनट जो है वो प्रदर्शन चल पाया। देखिए प्रदर्शन की बात हुई, लेकिन जीतू पटवारी की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ मामला हाथ में थी पुलिस के या कहीं ना कहीं और बिगड़ते नजर आए? क्योंकि आपके जिसके नेतृत्व में आप धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ऐसे कार्य कर रहे होते हैं, जब वो गिरफ्तार होता है तो कहीं ना कहीं एक और अंदर से जो जोश है वो और हाई, जिसको बोले कि एक प्रेशर लेवल जो होता है वो हाई नजर आता है। तो वहाँ जो कार्यकर्ता और अन्य थे, जीतू पटवारी की गिरफ्तारी के बाद कैसा माहौल रहा? जी राघवेंद्र, देखिए कि जो प्रदर्शन चल रहा था वो प्रदर्शन तो 1 किलोमीटर से भी कम के दायरे में खत्म हो गया। कांग्रेस के कार्यालय से रेड क्रॉस चौराहे के पहले ही आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए तो प्रदर्शनकारी जो है वो पीछे हट गए। जो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद भी उनको गिरफ्तार कर रातीवड़ के थाने ले जाया गया। उसके बाद प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए उग्र नजर आए, लेकिन
जो पुलिस प्रशासन है उसके बल प्रयोग के बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते हुए नजर आए और प्रदर्शन वहीं खत्म हो गया। ऋषिका, सीएम मोहन यादव की तरफ से बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस प्रदर्शन के बाद? चूंकि ये प्रदर्शन बहुत बड़ा रहा, जिस तरह हम स्क्रीन पर आप दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन किस तरह से पूरा खचाखच भरा हुआ है छात्रों के द्वारा। छात्र नेताएं भी उसमें शामिल है, मुख्य नेता भी उसमें आमतौर से शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस पर अब तक? राघवेंद्र, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो सामने देखने नहीं मिली है, लेकिन आगे इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया देखने मिल सकती है, क्योंकि ये जो नर्सिंग घोटाला है वो काफी दिन से गरमाया हुआ है। सियासत गर्म नजर आ रही है इस मामले के बाद। इससे पहले भी क्योंकि जो एनएसयूआई विंग के स्टूडेंट विंग के जो नेता है इस पे प्रदर्शन करते आए हैं। इससे पहले मंत्री विश्वास सारंग के बंगले को घेरने का भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन तब भी पुलिस बल के द्वारा उनको रोक लिया गया था और अभी भी रोक लिया गया है। तो जरूर इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने सामने मिल सकती है। क्या लग रहा है ऋषिका, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जो इनकी मांगे थी, जिस आधार पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका इस प्रदर्शन का असर देखने मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से हम संसद में देख रहे थे, लगातार विश्वास सारंग के इस्तीफे की बात कर रहे थे, छात्र संघ की बात कर रही थी एनएसयूआई, और कहीं ना कहीं नीट घोटाले की बात कर रही थी, तो असर देखने मिलेगा प्रदर्शन के बाद? सरकार पर कुछ दबाव देखने मिलेगा ऋषिका? हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, जो आज प्रदर्शन हुआ तो उसमें 4 मुद्दों पर बात कर रहे थे। जो एनएसयूआई थे वो नीट पे, नर्सिंग घोटाले पे, छात्र संघ के चुनाव और अग्निपथ योजना, इन 4 मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। और ये प्रदर्शन काफी बड़े लेवल पे किया गया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष दोनों इसमें मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। तो ये जो छात्र थे इन्होंने इसी उम्मीद में ये प्रदर्शन किया कि इनकी मांगे पूरी की जाएंगी। अब आगे देखना होगा कि इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं होती। चलिए ऋषिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी हम आपको खबर बता रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस ने मिलकर किस तरह से प्रदर्शन किया और सीएम हाउस का घेराव किया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कैसे पुलिस बल भी कहीं ना कहीं प्रयोग कर रही है, वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि जिस तरह से ऋषिका ने बताया कि 20 मिनट से ज़्यादा ये प्रदर्शन नहीं चल पाया और कहीं ना कहीं प्रदर्शन लंबा करने का जो प्रक्रिया था, लंबे करने के प्रदर्शन करने की जो सोच थी एनएसयूआई की, वो कहीं ना कहीं 20 मिनट में ही सिमट गई और प्रदर्शन के बीच पुलिस प्रशासन को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। और सबसे बड़ी खबर यहां से निकल कर आई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला की एएसआई सर्वे रिपोर्ट की। 98 दिन के सर्वे के बाद आज पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला पर अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दाखिल की है। 2000 पेज की इस रिपोर्ट में भोजशाला के सर्वे के दौरान मिले तमाम सबूतों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि सरस्वती देवी की 1000 साल पुराने भोजशाला मंदिर में मंजीत को हटाने के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद एएसआई को सर्वे कर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो कुल मिलाजुलाकर जो एएसआई का रिपोर्ट आया है, 98 दिन के सर्वे के बाद ये रिपोर्ट आया है, जिस तरह से दोनों पक्ष लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि प्रमाण जो है उनके पक्ष में है, उनके हिस्से में है। लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि वहां पहले से मस्जिद था, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट में जिस तरह से 1000 साल पुराने सरस्वती जी के मंदिर के होने की बात जिस तरह से प्रमाण आया है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में आई है, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि ये जो इतने बड़े एएसआई का रिपोर्ट आया है, इसमें जो प्रमाण है वो कहीं ना कहीं हिंदू के पक्ष में है। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि वहां पहले से मस्जिद था, इसके निर्देश और इसमें क्या कुछ होगा ये अभी 22 जुलाई को इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से सरस्वती देवी की 1000 साल पुराने भोजशाला मंदिर में मस्जिद को हटाने के लिए हिंदू पक्ष ने ये बात रखी थी और क्या कुछ इसमें नई चीज़ें हैं, क्या कुछ एएसआई की रिपोर्ट में है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश जैन पॉलिटिकल एडिटर न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या कुछ आया है, जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, किस पक्ष की बातें हैं उसमें, और 98 दिन के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 98 दिन के बाद ये रिपोर्ट आया हुआ है। तो ये जो मामला है ये सिर्फ पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से काशी विश्वनाथ का जो मामला था, बनारस जो कि ऐतिहासिक शहर था, वहाँ काशी विश्वनाथ में किस तरह से बातचीत चल रही थी कि वहाँ पहले मस्जिद थी
और उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद उस पर जो फैसला आता है वो हिंदुओं के पक्ष में आता है। वही बात हो जाती है कि प्रत्यक्ष जो आता है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और जो प्रमाण आता है तो एक पक्ष में वो फैसला खुद ब खुद देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो ये मामला है धार से, इस पर देखना होगा कि एएसआई की रिपोर्ट के बाद जब आखिरी फैसला जब आना है तो किसके पक्ष में ये जाएगा। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन इस मामले पर और तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या कुछ पूरा जो रिपोर्ट है 98 दिन के सर्वे के बाद जो आज सर्वेक्षण विभाग को जो भोजशाला पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जो दी है, उस रिपोर्ट में सबसे पहले दर्शकों को बताएं क्या कुछ आया हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगभग 98 दिन ये सर्वे चला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने सर्वे शुरू किया था, जो कि 98 दिन सर्वे चला और उसके बाद भी लगातार स्टेट की जो टीम थी वो पड़ताल करती रही। लगभग 105 दिन में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट आज सबमिट की गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में। इसमें 2000 पन्नों की एक पूरा सबूत के साथ जो तमाम सबूत थे जिनकी जाँच की गई उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है और वो रिपोर्ट जो है वो आज इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सर्वे किया है एएसआई की टीम ने, और उन सर्वे के दौरान उनको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं और उनकी जो जांच की गई तो वो कितनी पुरानी है और क्या क्या मिला है। और सर्वे के अंतिम में जो रिपोर्ट पेश की गई है वो एएसआई ने यही दावा किया है कि यहाँ पर पहले से मंदिर मौजूद था और जो परमार कालीन यानी 800 से 1000 साल पुराना बताया जाता है और इसके पुख्ता प्रमाण जो है वो सर्वे के दौरान भी मिले हैं, जिसमें जिक्र किया गया है कि गणेश जी की, हनुमान जी की और अन्य देवी देवताओं की 32 से ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा कुछ हिंदू चिन्ह भी मिले हैं, जैसे सुदर्शन चक्र का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, दीपक का चिन्ह है, घोड़ों का चिन्ह है। ये तमाम चिन्ह भी वहां पर पत्थर में उकेरे हुए मिले हैं। मंदिर की दीवारों की अगर बात करें तो दीवारों का भी सर्वे किया गया है, पिलर्स का भी सर्वे किया गया है, जो स्तंभ बाद प्रांगण में बना है उसका भी सर्वे किया गया है। उसमें जो इमेजेस हैं उनके फोटोग्राफ्स भी सबमिट किए गए हैं रिपोर्ट्स में। और इसके अलावा 12 गड्ढे जो मंदिर के अंदर और बाहर अलग अलग तरीके से चारों कोनों पर किए गए थे राघवेंद्र, उनका भी जिक्र है कि जो 10 फीट का गड्ढा था उसमें 10 फीट तक हर पर फीट के हिसाब से लिखी गई है रिपोर्ट कि किस फीट पर क्या मिला है और उसकी नींव की जो जांच की गई है वो 800 से 1000 साल पुरानी बताई गई है। ब्रजेश, लेकिन देखिए ये पहला मामला नहीं है देश में। इससे पहले हमने देखा किस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जो भी मुद्दा था, जो मामला था, कुछ इसी तरह से था। लगातार वहां ज्ञानवापी मस्जिद होने के दावा कर रही थी मुस्लिम पक्ष, लेकिन हिंदू पक्ष ने जिस तरह से कार्रवाई की मांग की, सर्वे कराने की बात थी, तो वहां के बाद भी मुस्लिम कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे मुस्लिम पक्ष कि हाँ ये नहीं मंदिर था, यहाँ जो निशानियां मिले हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर है और हिंदू धर्म से रिलेटेड ये जगह है। यहाँ क्या कुछ मामला चल रहा है? देखिए सर्वे रिपोर्ट तो सामने है ब्रजेश, क्या मुस्लिम पक्ष इसको मानने के लिए तैयार है? यहाँ भी नकार रही है। एक चीज और सामने आई थी कि मुस्लिम पक्ष जांच करवाने के भी खिलाफ में थी। देखिए मुस्लिम पक्ष का शुरू से यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो शिरोधार्य होगा, वो मान्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में वक्त लगेगा राघवेंद्र। और आज भी जब मुस्लिम पक्ष से बातचीत की गई थी तो उनका कहना था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो मानेंगे। हालांकि सर्वे रिपोर्ट को लेकर किसी तरीके की प्रतिक्रिया देने से फिलहाल याचिकाकर्ता और जो मुस्लिम पक्ष है वो बच रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने पहले से ये दावा किया हुआ है, अभी सर्वे रिपोर्ट जब सबमिट करने के लिए 4 जुलाई को पेशी थी, 4 जुलाई को सुनवाई थी जब इंदौर हाईकोर्ट की बेंच में, तब भी हिंदू पक्ष ने यही दावा किया था कि जो सर्वे हुआ है, क्योंकि देखिए सर्वे जो 98 दिन चला है उसमें मुस्लिम पक्ष भी हर दिन मौजूद था 8 घंटे तक और हिंदू पक्ष भी मौजूद था। दोनों के पक्षकारों के बीच ये सर्वे हुआ है और जो भी सबूत कलेक्ट किए गए उनकी जांच की गई, लैब में भी उनकी जो एजिंग की गई और उन तमाम प्रक्रियाओं के दौरान जो है दोनों पक्ष के प्रतिनिधियों को मौजूद रखा गया था प्रत्यक्ष तौर पर, ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और जो सर्वे हुआ है उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई है। अब उन तमाम चीज़ों को लेकर हिंदू पक्ष ये दावा अपना मजबूत कर रहा है कि सर्वे के दौरान ये चीज़ें मिली हैं। हिंदू पक्ष ने ही ये बात बताई है, जाहिर की है कि सर्वे के दौरान ये चीज़ें मिली हैं और ये हिंदू मंदिर होने का पुख्ता प्रमाण है। मस्जिद कहाँ से आई, कब बनाई गई, प्रांगण के अंदर किसने मस्जिद बनाई, कितनी पुरानी ये है और ऐतिहासिक होने का जो दावा इस मस्जिद का किया जा रहा है भोजशाला के अंदर, वो पुख्ता दावा है या फिर बाद में मस्जिद का निर्माण किया गया है। इन तमाम बातों को लेकर हालांकि मुस्लिम पक्ष ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं, जबकि कोई भी ऐतिहासिक सबूत ऐसा नहीं मिला है जो मस्जिद पर जो दावे हैं उसको पुख्ता तौर पर पेश कर सके। आखिरी सुनवाई कब है ब्रजेश इस पर, जिसके बाद ये इस पर मुहर लग जाए कि ये पक्ष जो है कहीं ना कहीं हिंदुओं का मंदिर? सर्वे की रिपोर्ट तो साफ तौर पे जिस तरह से आप बता रहे हैं 98-99% जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन फाइनल सुनवाई जो है हाई कोर्ट का वो कब आना है इस पर?
देखिए, बहुत जल्द फैसला नहीं आएगा। हालांकि अगर नेक्स्ट हेयरिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 23 जुलाई को इस मामले में सुनवाई है और उसके बाद अगली डेट मुकर्रर होगी। लेकिन अभी एनालिसिस किया जाएगा। ये तो एएसआई की रिपोर्ट है राघवेंद्र जो सबमिट की गई है, इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेंगे और उसके बाद अपना निर्णय जो है उसके बाद रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू होंगी। रिपोर्ट पर आपत्ति मंगाई जाएगी, रिपोर्ट पर दोनों के पक्ष सुने जाएंगे, जो सबूत पेश किए गए हैं उसमें और भी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं अलग अलग जुड़े हुए आर्कियोलॉजी विभाग से, उनके भी बयान दर्ज होंगे और उनकी भी रिपोर्ट अलग से मांगी जा सकती है। इन तमाम प्रक्रियाओं में लंबा वक्त लग सकता है और इसीलिए भोजशाला का फैसला बहुत जल्द नहीं कहा जा सकता कि बहुत जल्द वो फैसला आएगा, लेकिन हाँ कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा कि वहां पर जो मस्जिद है उसका क्या करना है। चलिए ब्रजेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से ब्रजेश लगातार एएसआई रिपोर्ट की जो है तहकीकात के बाद जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो भी 98 दिन के सर्वे के बाद आज पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने जो भोजशाला पर अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में दाखिल की है, 2000 पेज की ये रिपोर्ट है। भोजशाला के सर्वे के दौरान मिले तमाम सबूतों का जिक्र किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सरस्वती देवी की 1000 साल पुराने भोजशाला मंदिर में मस्जिद को हटाने के लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सर्वे रिपोर्ट अब जाहिर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ब्रजेश लगातार बता रहे थे कि अभी जो फाइनल जो सुनवाई है, इस पर जो फाइनल जो मुहर लगना है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसका अध्ययन करेंगे, जिसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबके सामने होगा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट में चल रहे बदलाव की। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन अब तक 4 दिन बाद भी उन्हें कोई विभाग नहीं मिल सका है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीएम मोहन यादव कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव की तैयारी में है। साथ ही कांग्रेस से आए कुछ और नेताओं को कैबिनेट में एडजस्ट करने की मांग के बाद बीजेपी पशुपेश में है और यही वजह है कि फिलहाल रावत को तो मंत्रालय रोका ही गया है। साथ ही कैबिनेट में एक और बदलाव और विभागों में भी बदलाव की बात उठ रही है। तो ये खबर हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां लगातार सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में बदलाव की खबर हमारे सूत्रों से सामने आई है। देखिए, अभी हालांकि सरकार बने हुए साल भर भी नहीं हुए और कैबिनेट में इस तरह के लगातार बदलाव कहीं ना कहीं सरकार की प्रणाली पर, सरकार के कार्यकाल पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते तो नजर आ रहा है कि आखिर इतने कम दिनों में बदलाव क्यों। या तो बदलाव तब होता है जब मंत्रालय में मंत्री बेहतर काम नहीं कर रहे होते हैं, या सरकार को ऐसा लगता है कि इस मंत्रालय में इस व्यक्ति को अगर बिठाते हैं तो यह मंत्रालय बेहतर काम करेगा। वजह क्या कुछ रहा, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, बदलाव क्यों। और जिस तरह से रावत के नाम पर सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस से आने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं एक कलह मची हुई है। उनका ये कहना है, जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी विधायक की, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कलह मची हुई और अपने लोगों को जगह नहीं मिल रही है। प्रखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या कुछ ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है कि कैबिनेट मंत्रालय में, मोहन कैबिनेट में कहीं ना कहीं फिर से बदलाव, उथल पुथल देखने को मिल सकता है? देखिए राघवेंद्र, बिल्कुल कैबिनेट के अंदर इस समय कई विभागों को लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही। चूंकि रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया था, लेकिन अभी तक उनको विभाग आवंटित जो है वो नहीं किया गया। हालांकि पुरजोर संभावना ये है कि मुख्यमंत्री के दायित्व में, मुख्यमंत्री के प्रभार में जो विभाग है, लगभग 1 दर्जन विभाग है मुख्यमंत्री के प्रभार में, उनमें से कोई जो विभाग है वो रामनिवास रावत को दिया जा सकता है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चाहे कमलेश शाह की बात करें या फिर बीना से निर्मला सप्रे की बात करें, इन विधायकों को लेकर भी मंत्रिमंडल के अंदर चर्चाएं तेज हो रही है। चूंकि जिस तरीके से हमने पैटर्न भी पहले देखा है कि कांग्रेस से आए हुए विधायकों को लगातार मंत्रिमंडल के अंदर स्थान मिलता रहा है, चाहे सिंधिया के साथ आए हुए विधायकों की बात करें या फिर रामनिवास रावत की बात करें, तो ऐसे में इन 2 विधायकों को लेकर भी कहीं कहीं जो है वो अब चर्चाएं काफी तेज है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर भी कई पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी आशाएं जो है वो रामनिवास रावत के बाद अब मंत्रिमंडल के लिए बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल के अंदर इस समय 3 खाली पद भी मौजूद हैं। रामनिवास रावत को विभाग भी नहीं मिला है, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो बिल्कुल काफी जो संभावनाएं हैं वो मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल की दिखाई देती है। हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार तीसरी बार होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न दिखाई दिया, खास करके दल बदल करके कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को लेकर, ये काफी
ज्यादा संभावनाएं तेज हो रही है। वही सवाल, यही मुख्य सवाल बनता है प्रखर की जिस तरह से कांग्रेस से जो बड़े नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको जिस तरह से स्थान दे रही है, खासकर मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से जो उनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने नेता हैं, वो क्या नाराज नजर आ रहे हैं क्या सच में? क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश भर से ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि उनके भीतर के जो लोग हैं, उनके नेता जो हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए हुए नेताओं को मंत्रिमंडल या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं शीर्ष स्थान पर रखने का काम कर रही है। प्रखर, देखिए राघवेंद्र, कई दफा जो है वो कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं जब सामने आई, खास करके अगर बात की जाए गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेता की जो 9 बार से लगातार विधायक रहे, साथ ही अगर बात की जाए तो कई बार मंत्री भी रहे, शिवराज कैबिनेट के अंदर बात की जाए तो वो लगातार मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण विभागों के वो मंत्री रहे। तो ऐसे में इस तरीके के जो वरिष्ठ नेता है उनकी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, खास करके गोपाल भार्गव की जो प्रतिक्रिया रामनिवास रावत के समय आई थी, जब ये कहा जा रहा था चूंकि रामनिवास रावत 6 बार के विधायक यानी वरिष्ठ विधायक है इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उस समय एक प्रतिक्रिया आई थी जो काफी सुर्खियां भी बटोरती दिखाई दी थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी अगर एक पैरामीटर है तो उनसे ज्यादा सीनियर कोई विधायक नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल कई नेताओं के की जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि आस बंधती दिखाई दे रही है, तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आती दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी और संगठन ने इस बार बिल्कुल ये स्पष्ट किया था कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो हमें कई बार देखने को मिला, चाहे मुख्यमंत्री के चयन में हो या मंत्रिमंडल में नए विधायकों को स्थान देने की बात हो, ये हमें देखने को जरूर मिला था। लेकिन अगर बात की जाए तो चाहे मंत्रिमंडल के अंदर किसे शामिल करना है नहीं करना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार के तौर पर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कैबिनेट में फेरबदल करते दिखाई देते हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो ये भी एक चर्चा है कि लगभग 3 जो खाली पद है वो रखे जाएंगे, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो अमित शाह भी लोकसभा चुनाव के पहले ये कहकर गए थे यहाँ पर पार्टी नेताओं को कि जो तमाम मंत्री हैं उनके क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा, कहाँ किसकी क्या परफॉर्मेंस है, खास करके वोटर परसेंटेज को लेकर। तो उस बिना पर जो है वो आगे पार्टी कदम उठाएगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं की भी कहीं ना कहीं आस जुड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं होगा या कब होगा, इस पर जो है वो अभी भी लगातार जब तक मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार के तहत फैसला नहीं करेंगे तब तक ये तमाम चीजें जो है वो एक तरीके से अगर कहा जाए तो हवाई बातें ज्यादा दिखा देती। चलिए प्रखर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रखर ने जिस तरह से जानकारी हमें साझा की कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है, होगा या नहीं होगा, इसका जो पूरा फैसला है वो कहीं ना कहीं मोहन यादव के हाथों में है। और कैबिनेट का विस्तार जब होता है तो देखना ये होगा कि इस विस्तार में आखिर किसको, किस नेता को कौन सा मंत्रालय या मंत्री पद वापस से मिलता है, या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता जिस तरह से प्रखर लगातार बता रहे हैं, क्या उनको भी मौका मिलता है। लेकिन खबर ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्रालय में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां आधा उत्तर प्रदेश इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। बिजनौर, लखीमपुर, बहराइच और पीलीभीत समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर बरपा है। कई जिलों में खेत में बाढ़ का पानी भरने से फसलें खराब हो गई हैं। सरकारी कार्यालयों में पानी भरने से कामकाज ठप हो गया है। इलाके जलमग्न होने से शहरों से उनका संपर्क टूट गया है और नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुए हैं। साथ ही कई जिलों में बड़ी संख्या में लोगों के भी बाढ़ में फंसे होने की सूचना है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बाढ़ पर काबू पाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं लखनऊ से हमारी संवाददाता जेबा खान का। जेबा, क्या कुछ है उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें हैं बाढ़ को लेकर? देखिए अभी मानसून ने दस्तक ही दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की तरफ से और तस्वीरें क्या हैं, हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक बाढ़ की अगर हम बात करते हैं यूपी को लेकर, तो लगातार बारिश जो है हो रही है, उसकी वजह से जो है तकरीबन 20 जिले जो है वो बाढ़ग्रस्त हैं और 97 गांव से ऊपर गांव जो है वो लगातार बाढ़ग्रस्त है और लगातार उनका गांव का जो संपर्क है वो शहरी इलाकों से टूट गया है। और बहुत जो ये 20 जिले हैं उनमें बाढ़ की स्थिति बहुत ही खराब है, सड़कें और घर तक पानी उतर आया है। हालांकि अब प्रशासन जो है लगातार बाढ़ को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार जिले के अधिकारियों से जो है रिपोर्ट मंगाई जा रही है। पिछले हफ्ता मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण भी किया था और लगातार निर्देश दिए गए हैं बाढ़ग्रसित इलाकों को राहत पहुंचाने के।
जेबा देखिए, ये पहली दफा नहीं, उत्तर प्रदेश लगातार नदियों से घिरा हुआ है और हर साल ये नदियां उफान पर होती हैं, चाहे वो राप्ती हो, सरयू हो या गंगा हो। लेकिन कहते हैं कि परीक्षाओं से पहले परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और बाढ़ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक परीक्षा है। इस परीक्षा से पूर्व कोई तैयारी देखने को मिली क्या? देखिए, बाढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार नदियों का जब जल स्तर है वो बढ़ने लगता है। हम राप्ती की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, तो जहां तक है कि कुछ बस्तियां जो है वो लोगों ने पानी के समीप जो कटान के क्षेत्र है वहां पे भी है, इसकी वजह से कटान होती है और नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तो वो पानी जो है रिहायशी इलाकों में अंदर कटान के थ्रू घुस जाता है। अगर बात करते हैं तैयारियों को लेकर, तो जहां तक योगी सरकार की जाए तो योगी सरकार हर आपदा से का प्रबंधन कड़ा करती है और उससे निपटने की तैयारी भी रखती है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लगातार योगी सरकार जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है और राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और इसकी जाहिर सी बात है, जब उन्होंने तैयारी कर रखी होगी शासन ने, तभी वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राहत के निर्देश दे रहे हैं। देखिए जेबा, ये तो हो गई कि तटीय इलाकों पर जो गांव या जो इलाके बसे होते हैं उनकी तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए खबर उत्तर प्रदेश से जब ये निकलकर सामने आती है कि कई जो प्रशासनिक कार्यालय हैं उनके अंदर भी जल जमाव हो जाता है, स्कूलों में भी जल जमाव हो जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाती है। इसको लेकर कितना उत्तर प्रदेश सरकार सजग है या कुछ काम कर रही है इस पर? जेबा देखिए, ऐसा है, ये जो बाढ़ की स्थिति बनती है तो वो अक्सर जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण बनती है। और अगर जल निकासी जब नहीं होती है उसी की वजह से जो पानी है वो ठहर जाता है और पानी भरने लगता है और इस तरीके से सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूलों में भी पानी भरने लगता है। और ये लोकल नगर पालिका और नगर निगम के ध्यान देने योग्य बात है कि कहाँ पर जो है वो नालियां ठीक से काम नहीं कर रही है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस पर जो है उत्तर प्रदेश शासन को ध्यान देना चाहिए। चलिए जेबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेबा लगातार तस्वीरें दिखा रही थी और बता भी रही थी कि तस्वीरें क्या कुछ हैं बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश की। जिस तरह से आप सबने देखा कि तस्वीरें जो हैं वो जलमग्न नजर आती है और ये पहली दफा नहीं है, हर साल, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब नदियां उफान पर होगी और खास तरह से जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये एक बड़ा कारण बनता है वहाँ जल जमाव और बाढ़ का। तो 4 के 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया हाइट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।